हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सिंह एंड वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज हम डिस्कस करेंगे मुल्कराज आनंद की लिखी एक बहुत ही फेमस एंड मीनिंगफुल नावल अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, मीन्स जो छूने लायक नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते। एंड ये जो नावल है ये 1935 में पब्लिश हुई थी, जिस समय हमारा जो देश है भारत वो आज़ाद नहीं हुआ था। और उस समय हम सभी जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में छुआछूत जैसी प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी एंड दलित और आउटकास्ट को बहुत ही नीच समझा जाता था। लोग उन्हें छूना भी नहीं चाहते थे और उनसे दूरी बना कर रखते थे। तो गांधी जी उस समय इन सभी टॉपिक्स पर बात करते थे और अपने रैलियों में गांधी जी कहते थे कि छुआछूत और ऊंच नीच जैसी प्रथा हिंदू समाज पर एक धब्बा है, जिसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। उस समय के बहुत से इंडियन राइटर्स ने इस टॉपिक पर किताबें लिखी और मुल्कराज आनंद की नावल अनटचेबल भी इसी टॉपिक पर लिखी गई है। इस नावल का प्रोटैगनिस्ट हीरो है बाखा। बाखा एक दलित मतलब लोअर कास्ट और गरीब फैमिली से बिलोंग करता है एंड इस नावल में बाखा के पूरे एक दिन को दिखाया गया है। इस एक दिन में बाखा के साथ जो कुछ भी होता है एंड उसके दिन भर के कामकाज और एक्सपीरियंस को मुल्कराज आनंद जी ने इस नावल में दिखाया है। तो अब सबसे पहले हम इस नावल के कैरेक्टर्स को देखेंगे, देन मैं पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस नावल का प्रोटैगनिस्ट है बाखा। बाखा इस नावल का हीरो है एंड ये लैट्रिन साफ़ करने का काम करता है, मीन्स ये एक स्वीपर है। सेकंड कैरेक्टर है लाखा। लाखा बाखा का फादर है। थर्ड कैरेक्टर है राखा। राखा जो है बाखा का छोटा भाई है एंड ये बहुत ही आलसी टाइप का लड़का है जो कोई भी काम नहीं करना चाहता। फोर्थ कैरेक्टर है चरत सिंह। चरत सिंह बाकी हिंदुओं से थोड़ा अलग है एंड ये छुआछूत जैसी प्रथा पर बिलीव नहीं करता है। चरत सिंह जो है वो इंडियन आर्मी में एक हवलदार है और ये एक फेमस हॉकी प्लेयर भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोहिनी। सोहिनी बाखा की बहन है। नेक्स्ट है पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ जो है वो बाखा की बहन सोहिनी को एक बार मॉलेस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मोहम्मदन। ये मोहम्मदन टोंगा वाला जो है, इसका रोल हम आगे स्टोरी में देखेंगे। नेक्स्ट है कर्नल हचिंसन। कर्नल हचिंसन जो है इस नावल का एक इंग्लिश कैरेक्टर है। ये बाखा को परसुएड करता है कि उसे हिंदू धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को अपना लेना चाहिए। इसके बाद रामचरण और छोटा जो हैं ये दोनों बाखा के फ्रेंड्स हैं। इसके बाद इस नावल में एक और कैरेक्टर है, एक हिंदू मर्चेंट लाला, जो बाखा को मार्केट में एक थप्पड़ मारता है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये हम स्टोरी में आगे जानेंगे। इस नावल के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हमने देख लिया है, तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है बाखा, उसके लाइफ के एक दिन को इस नावल में दिखाया गया है। मीन्स उस एक दिन वो क्या कुछ करता है, उसका पूरा क्या रूटीन था, वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है उस दिन, वो सब कुछ उस एक दिन की ये पूरी स्टोरी है। तो नावल की शुरुआत होती है स्प्रिंग सीजन से। मॉर्निंग के समय बाखा जो है वो हल्की नींद में सोया हुआ था, तभी अचानक उसके फादर लाखा के चिल्लाने और गालियों की आवाज़ से बाखा की नींद जो है वो खुल जाती है। बाखा का पिता जो है वो हमेशा बाखा को गाली देकर ही बात करता है और उससे दुर्व्यवहार करता है, उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं करता। तो रोज़ाना की तरह इस सुबह भी लाखा बाखा को गालियाँ देकर नींद से जगाता है, जल्दी जल्दी टॉयलेट साफ़ करने के लिए जाने को कहता है। इसी बीच बाखा अपने पुराने दिनों की याद करने लगता है कि जब उसकी माँ जिंदा थी तो कितने प्यार से उसे गर्म दूध का ग्लास देती थी पीने के लिए। तभी वो नींद में सोया हुआ था और इन सारी चीज़ों को वो सोच रहा था अपने मन में। तभी अचानक चरत सिंह के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह अपने पुराने यादों से बाहर आता है एंड चरत सिंह एक फेमस हॉकी प्लेयर है। तो चरत सिंह बाखा को जल्दी से जाकर टॉयलेट साफ़ करने को कहता है। चरत सिंह को पाइल्स है। चरत सिंह अपनी इस बीमारी का जिम्मेदार जो है वो बाखा को ठहराता है। वो सोचता है कि बाखा ठीक से टॉयलेट साफ़ नहीं करता और इसीलिए उसे ये बीमारी हुई है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतनी गालियाँ सुनने के बाद बाखा जो है तुरंत अपने ब्रश और बास्केट लेकर टॉयलेट साफ़ करने के लिए निकल पड़ता है अपने काम पर। हालांकि बाखा का काम जो है वो गंदा है, लेकिन वह खुद हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। बाकियों के मुकाबले वह काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। वह दूसरे मज़दूरों से दिखने में और बोलचाल में काफ़ी अलग था। चरत सिंह जो है बाखा के काम से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, बहुत ही खुश होता है और उसी दिन दोपहर के समय वो बाखा को अपने घर पर आने को कहता है और वह बाखा को प्रॉमिस करता है कि वह एक हॉकी स्टिक उसे एज अ गिफ्ट देगा।
बाखा जो है वो चरत सिंह के इस व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उसे गिफ्ट नहीं दिया था और ना ही कोई उससे अच्छे से बात करता था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है चरत सिंह के इस व्यवहार से और उसे सैल्यूट करता है और आगे दूसरे टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए निकल पड़ता है। टॉयलेट्स साफ़ कर करके वह फाइनली थक जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक अपने अगले काम की याद आती है। बाखा के जो पिता हैं लाखा, वह उस दिन बीमार था और इसीलिए उसने अपना काम भी बाखा को दे रखा था कि टाउन में जाकर उसे झाड़ू लगाना है। बाखा जब अपने पिता के बदले टाउन में झाड़ू लगाने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक हिंदू मर्चेंट उस दिन उसे डांटता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगाता है। मर्चेंट का आरोप था कि बाखा ने उसे टच किया है और इस प्रकार उसे गंदा कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि पहले के समय में छुआछूत की जो प्रथा थी बहुत ज़्यादा गंभीर ये समस्या थी। लोग लोअर कास्ट के पीपल्स को बहुत ही नीचा समझते थे और उन्हें मंदिर में जाने का भी हक नहीं था, ना ही उन्हें कुएं से पानी लेने का हक था, क्योंकि अपर कास्ट के लोग मानते थे कि अगर ये लोअर कास्ट के पीपल मंदिर में जाएंगे, कुएं से पानी लेंगे तो ये सब कुछ गंदा हो जाएगा। और इसी सोच के कारण बाखा को उस दिन बेइज्जती सहनी पड़ती है, क्योंकि जो हिंदू मर्चेंट था उसका कहना था कि बाखा ने उसे टच किया है और इसलिए वो अब गंदा हो चुका है और इसी कारण वो जोरदार थप्पड़ जो है बाखा को जड़ देता है गाल पर। और पूरी जो भीड़ है वो बाखा और इस हिंदू मर्चेंट को घेर कर खड़ी हो जाती है तमाशा देखने के लिए और तमाशा का आनंद उठाने के लिए। तभी अचानक जो है एक बदमाश लड़का भीड़ के बीच से आता है और कहता है कि बाखा ने मेरे जैसे एक छोटे लड़के को पीटा था। बाखा जो है अपना बचाव करता है और कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट कोई भी बाखा के ऊपर भरोसा नहीं करता है और किसी को उसके ऊपर दया भी नहीं आती है। तभी अचानक वहाँ एक मोहम्मडन आता है और उसे बाखा को देखकर बहुत ही दया आती है और ये मोहम्मडन ही एकमात्र था जो कि बाखा को उस भीड़ से बचा कर निकालता है और उसे सपोर्ट करता है। बाकी सभी तो बस तमाशा का आनंद ले रहे थे, मज़े उठा रहे थे। बाखा को जो है इस दिन अपने अनटचेबल होने का एहसास होता है और वो गुस्से में चलते हुए अपने आप से सवाल करता है कि हिंदू उसके साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हैं। इन सभी सीन्स के द्वारा मुल्कराज आनंद जी ने हिंदुओं की क्रुएलिटी को शार्पली फोकस्ड किया है। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद बाखा जो है मंदिर जाता है वहाँ सफाई करने के लिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर बाखा को बहुत ही शांति महसूस होती है और वो वहाँ हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगता है कि तभी वह ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। इस आवाज़ को सुन वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी चौंक जाते हैं और उसी बीच बाखा अपनी बहन जो है सोहिनी को वहाँ देखता है। बाखा जैसे ही अपनी बहन के पास जाता है वह उसे सारी कहानी बताने लगती है। सोहिनी बताती है कि जब वह पंडित के घर में शौचालय साफ कर रही थी तभी पंडित ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की और जब वो मदद के लिए चिल्लाई तब पंडित चिल्लाते हुए बाहर निकला और सभी से कहने लगा कि मैंने ही उसे गंदा कर दिया है। इस वक्त बाखा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और हेल्पलेस महसूस करता है। बाखा पंडित के पाखंड को एक्सपोज करना चाहता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तब वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है और टेंपल से निकलने के बाद वो पंडित कालीनाथ से बदला लेने के बारे में सोचता है कि कैसे वो उस पंडित से बदला ले सकता है। तभी अचानक फिर उसे एक काम याद आता है और वो सोहिनी को घर पर छोड़कर खुद खाना मांगने के लिए जो है सिल्वर स्मिथ कॉलोनी चल जाता है। सिल्वर स्मिथ कॉलोनी में बाखा खाना मांग कर थक जाता है लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता और थक कर वो वहीं पे एक घर के दरवाजे के पास सो जाता है। और जब घर के मालकिन उसे वहाँ देखती है तो उसके ऊपर चिल्लाती है और गाली देती है और भागने को कहती है, लेकिन बाखा उससे माफ़ी मांगता है और कुछ खाने के लिए मांगता है तो वह एक रोटी फेंक कर उसे देती है जैसे कि किसी कुत्ते को दिया जाता है। बाखा इस व्यवहार को देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और खाना के लिए सिर्फ 2 रोटियां ही ला पाता है अपने घर पर। बाखा जब 2 रोटी लेकर घर आता है तो उसका फादर लाखा उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाता है, उसे गालियां देता है और निकम्मा कहता है और अपने दूसरे बेटे राखा को खाना लाने के लिए भेजता है। अपने फादर के पूछने पर ही बाखा जो है दिन भर की सारी घटनाओं के बारे में अपने फादर को बताता है। जो कुछ भी टाउन में उसके साथ हुआ और जो कुछ भी सोहिनी के साथ हुआ वो सब कुछ वो बताता है। फिर उसके जो फादर हैं लाखा
वो बाखा को दिलासा देता है और हिंदुओं को जवाब ना देने के लिए कहता है, क्योंकि बचपन में जब बाखा एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मरने की हालत में था, तब एक हिंदू हकीम ने ही उसकी जान बचाई थी। और इसीलिए वो बाखा को कहता है कि हिंदुओं को जवाब नहीं देना है, उनसे मुँह नहीं लगाना है। इतना सब होने के बाद बाखा जो है अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, रामचरण और छोटा के पास, और वहाँ वो अपने फ्रेंड्स को पंडित कालीनाथ के करतूतों के बारे में भी बताता है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि उसे कालीनाथ से बदला लेना चाहिए, लेकिन उन्हें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। और फिर उसके बाद उसके दोस्त बाखा को कहते हैं कि चरत सिंह के घर जाकर वो हॉकी स्टिक ले आए और उस स्टिक से फिर वो खेलेंगे। तो जब बाखा चरत सिंह के घर जाता है हॉकी स्टिक लाने के लिए, तो चरत सिंह उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और उसे चाय देता है पीने के लिए, और जो हॉकी स्टिक उसने प्रॉमिस किया था वो हॉकी स्टिक भी वो बाखा को देता है। तो चरत सिंह के इस व्यवहार से बाखा जो है बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के साथ वो हाथ में हॉकी स्टिक लिए वहाँ से निकलता है। तो इतना सब होने के बाद बाखा जब अपने घर पहुँचता है तो उसका फादर लाखा और यंगर ब्रदर राखा दोनों उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इतना सब जो सुनने के बाद वो बहुत ही दुखी होता है और सोचने लगता है कि घर और बाहर दोनों जगह अपना इंसल्ट कराने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बाखा को बाहर टाउन में अपर कास्ट हिंदू ने परेशान किया था, उसे थप्पड़ मारा था, और जब वो घर पहुंचता है इतना सब काम करने के बाद जब वो घर आता है तो उसके अपने ही फादर और यंगर ब्रदर दोनों मिलकर उसे गाली देते हैं और उसे निकम्मा कहते हैं, यहाँ तक कि उसे घर छोड़ने के लिए भी कह देते हैं। तो इस तरह का व्यवहार देखकर बाखा जो है अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था और वो सोचता है कि घर और बाहर दोनों जगह इंसल्ट कराने से तो अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं। अब इसके बाद नावल में कर्नल हचिंसन की एंट्री होती है। ये इस नावल में एक इंग्लिश कैरेक्टर है। ये बाखा को क्रिश्चियन धर्म की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। ये बाखा को बहकाने की कोशिश करता है कि हिंदू धर्म जो है वो अच्छा नहीं है और इसीलिए उसे क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहिए। बट बाखा को कर्नल हचिंसन की बातें समझ में नहीं आती है और वो वहाँ से निकल जाता है और निराश होकर इधर उधर भटकने लगता है कि तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो बाखा भी इसी भीड़ के साथ चल पड़ता है। ये सभी गोलबाग जा रहे थे जहां गांधी जी आने वाले हैं और बाखा भी इसी भीड़ के साथ गोलबाग चला जाता है। वहां बाखा देखता है कि सभी जाति और धर्म के लोग गांधी जी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं, चाहे अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट। सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वो गांधी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए गोलबाग आए हुए थे। और यहाँ आकर बाखा को एहसास होता है कि गांधी जी जो हैं सभी जाति और धर्म के लोगों को एक जैसा समझते हैं। और सौभाग्यवश उस दिन गांधी जी जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो बीमारी हिंदू समाज में व्याप्त है उसी के ऊपर बात कर रहे थे। और अनटचेबिलिटी को गांधी जी हिंदू समाज पर एक काला धब्बा बताते हैं। गांधी जी के स्पीच से बाखा जो है बहुत ही खुश होता है। इसी भीड़ में बाखा जो है एक पोएट और लॉयर के बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। ये दोनों एक मशीन की बात कर रहे थे, ये दोनों फ्लश सिस्टम की बात कर रहे थे जिसके आने से टॉयलेट को हाथ से साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो इनकी बातों को सुनकर बाखा जो है बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि शायद ये मशीन आ जाएगी तो उसे टॉयलेट जो है हाथ से साफ़ नहीं करना पड़ेगा और उसका जो ये गंदा काम है उससे उसे फ्रीडम मिलेगी, उसे आज़ादी मिलेगी। तो इन सभी बातों को सुनकर और गांधी जी के स्पीच को सुनकर बाखा जो है एक होप के साथ घर जाता है और सोचता है कि ऐसी कोई मशीन आ जाए तो टॉयलेट साफ़ करने का काम उसके लिए इजी हो जाएगा। दिन भर की थकान और इंसल्ट झेलने के बाद नॉवेल के आखिर में बाखा को एक होप मिलती है कि शायद अब आगे कुछ अच्छा होगा। और इसी होप के साथ वो घर जाता है और रोज़ाना की तरह वो खा पी कर उसी छोटे से रूम में अपने फादर के बगल में जाकर सो जाता है और ये स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये थी नॉवेल अनटचेबल रिटन बाय मुल्कराज आनंद।